वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इससे पहले इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बात की थी वर्क और कई तरह के फॉर्मूले सीखे थे टू डिटरमाइन द वर्क। जब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड में वेरिएबल है, डायरेक्शन में वेरिएबल है या फिर सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है। ओके, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट बच गया था, ग्राफ के ऊपर से वर्क डिटरमाइन करना। उस पर हमने सेपरेट वीडियो बना दिया, वो आया वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3 में हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ये सारी चीजें हमने समझी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी की या एनर्जी की। एनर्जी के वैसे मैकेनिक्स में 2 टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का लेक्चर पूरी तरह से डेडिकेट रहेगा काइनेटिक एनर्जी को और इसमें हम सीखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या सीखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें 10 प्लस न्यूमेरिकल, 11 12 जितने भी होंगे 10 प्लस न्यूमेरिकल इसमें हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लो और उसमें पहली हेडिंग लिखो, पहली हेडिंग लिखो, कम ऑन। पहली हेडिंग है एनर्जी। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट हेडिंग इज एनर्जी। तो किसको बोलेंगे एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू द वर्क, काम करने की एबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा काम कर सकता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, कोई कम काम कर सकता है तो उसकी एनर्जी कम है। तो किसकी कितनी कैपेसिटी है उसको बोलते हैं एनर्जी। कैपेसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। काय की कैपेसिटी? काम करने की। द एबिलिटी टू डू द वर्क और द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। मतलब इफ बॉडी हैज एनर्जी, मतलब किसी बॉडी के पास एनर्जी है, इसका क्या मतलब होता है? देन इट कैन डू वर्क। मतलब किसी बॉडी के पास अगर एनर्जी है तो वो क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कई फॉर्म होते, बहुत फॉर्म होते, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्म होते हैं? सबसे बेसिक और सबसे सीधा फॉर्म होता है नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो मशीन के पास होती है या जो मोशन में होती है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा होता है लाइट एनर्जी। लाइट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी जो हम किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें लाइट के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद होती है साउंड एनर्जी। कई सारे फॉर्म होते हैं। साउंड एनर्जी, ओके, साउंड एनर्जी को क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक एनर्जी भी बोलते हैं, एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक एनर्जी। उसके बाद होता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद होता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। उसके बाद होता है एटॉमिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो कई सारे और बहुत है यार, और बहुत है। ठीक है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो ये क्या है? एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स है। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू द वर्क, काम करने की एबिलिटी, कैपेसिटी, उसको बोलेंगे एनर्जी। तो बॉडी के पास एनर्जी है मतलब वो वर्क कर सकती है, उसके अलग अलग फॉर्म है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। होता क्या है? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एनर्जी की। कैसे? मान लो हमने क्या किया कि सपोज माइक का एग्जांपल ले लेंगे। माइक, ओके, तो माइक क्या होता है? माइक है ये, इसमें हम बात करते हैं। ओके, तो बात कर रहे हैं मतलब कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। तो माइक, उसको वायर होता है या वायरलेस भी माइक होता है, तो इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो साउंड एनर्जी का कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सिंपल एक एग्जांपल समझाया मैंने आपको, ऐसे बहुत एग्जांपल है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में किया जा सकता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में किया जा सकता है, हीट एनर्जी को वर्क में किया जा सकता है। तो कई हर किसी भी इसमें क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी को बहुत सारे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसमें फिजिक्स में एक एनर्जी आती है, उसको बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था आइंस्टाइन। इसकी स्पेलिंग मैंने याद की है यार, EINSTEIN, ठीक है ना। इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन, तो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला कि भाई मास भी एक एनर्जी का फॉर्म है, मास भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो अगर m मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू mc²। ओके, m मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, E इज इक्वल टू mc², वेयर m इज मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बोल सकते हो, वैक्यूम और एयर, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि मास इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रॉम सर्टन डिसअपियरिंग सर्टन अमाउंट ऑफ मास वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc²। m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो अभी तक की स्टोरी में हमने क्या क्या सीखा, एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। इफ बॉडी हैज एनर्जी इट मींस इट कैन परफॉर्म द वर्क। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत फॉर्म है यार, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज आप याद रखो, एनर्जी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ये चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, जो डिवाइस एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ये आपको सेमीकंडक्टर में आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसड्यूसर। इस टॉपिक का वो पार्ट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो। तो साउंड एनर्जी को माइक ने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, वैसे ही लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, उसको साउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया मास और एनर्जी का। आइंस्टाइन का क्या कहना था कि मास इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी by disappearing certain amount of mass, or the mass m is equivalent to energy E is equal to mc²। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। इतनी चीजें नोट करो पॉज करके अच्छे से। नाउ लेट अस सी कि एनर्जी कौन से टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, उसके यूनिट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं यूनिट्स वगैरह पढ़ लेते हैं एनर्जी के। तो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है जूल, इसका सिंबल होता है कैपिटल J। इसका CGS यूनिट होता है अर्ग, ओके। इसका हीट यूनिट होता है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, ये सारी चीजें नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। उसके बाद 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैलोरी, कैलोरी और 1 कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसका, 1 ग्राम वाटर का, कहां से कहां तक, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी भी एनर्जी लगती है, जितनी भी हीट लगती है, उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। या फिर इसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट 1 किलोवाट आवर, ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये प्रूफ विथ प्रूफ लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एनर्जी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी,
एनर्जी इज स्केलर, बिकॉज की कोई डायरेक्शन नहीं थी। एनर्जी की क्या डायरेक्शन होगी यार, ठीक है ना, एनर्जी के पास डायरेक्शन नहीं होती। व्हाट अबाउट डायमेंशन, तो जूल के डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो वर्क के डायमेंशन क्या होंगे, m1 L2 T⁻⁻²। क्यों, बिकॉज वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास मेजर करते हैं हम किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम का पहला पावर, मीटर इंटू मीटर, मीटर का दूसरा पावर, सेकंड का +2 ऊपर जाके सेकंड का -2। तो जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में फंडामेंटल क्वांटिटी लिखते हैं MLT, मास लेंथ टाइम। तो किलोग्राम का पहला पावर है, किलोग्राम मतलब मास, तो मास का पहला पावर, मीटर का दूसरा है मतलब लेंथ का दूसरा, सेकंड का -2 है मतलब टाइम का -2। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होल्ड भी एक यूनिट होता है एनर्जी का। 1 इलेक्ट्रॉनिक होल्ड इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉनिक होल्ड एक यूनिट होता है, इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो ये सारी चीजें भी कई बार यूज हो जाती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आप नोट कर लो, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें थी, इसलिए मैंने स्पीड में आपको बता दिया। आई होप ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, नहीं है तो अब भी नोट कर लो और अच्छे से इसको याद कर लो, ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना अध्याय, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लिखो, डेफिनेशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी शुरुआत होती है इन मैकेनिक्स मतलब मोशन वाले फिजिक्स में। इन मैकेनिक्स वी स्टडी, हम क्या करते हैं, वी स्टडी 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिक्स में हम सिर्फ 2 टाइप के एनर्जी स्टडी करते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइन, काइन मतलब मोशन बेटा, काइन मतलब मोशन। तो मोशन के वजह से बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी के अंदर मोशन के वजह से जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के वजह से जितनी भी उसके अंदर एनर्जी होगी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कोई एक बॉडी है जिसका मास है m एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/2 mv², 1/2 mv², ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये कैसे डिटरमाइन हुआ, तो मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है और इसके पास स्पीड v है, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने की एक मेथड है। एंड व्हाट दैट मेथड इज, क्या किया जाता है, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, और फोर्स लगाकर इस बॉडी को कंप्लीटली रुकाया जाता है। तो फोर्स लगाने की तुरंत ही बॉडी नहीं रुकेगी, तो यहां से लेकर यहां तक जाने के बाद मान लो बॉडी रुक गई, द बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो यहां पर आने के बाद बॉडी रुक गई, तो यहां से यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट किया s, ओके। तो यहां से यहां तक इसको हमने रुकाने के लिए इसके अपोजिट में फोर्स लगाया, तो जो फोर्स लगाया वो कुछ वर्क करेगा। तो किसी मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर अगर हम उसको रुकाएंगे तो जो फोर्स हमने लगाया वो उसके ऊपर वर्क करेगा, और जितना वर्क वो करेगा उसको रुकाने के लिए उतनी ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी मूविंग बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और उसको रुकाओ, उसको ठहराओ, ठीक है ना। तो हमने फोर्स कितना लगाया, F फोर्स लगा के हमने उसको रुकाया, ओके, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं। तो F फोर्स लगा के हमने उसको रुकाया, तो कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद वो रुक गई, S डिस्प्लेसमेंट के बाद रुक गई वो। तो उसको रुकाने के लिए जितना भी हमने वर्क किया उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो दैट वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आएगा फिर, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क।
वो मूविंग बॉडी को रुकाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा उस पर, उतनी ही एनर्जी उसके पास थी, उतनी ही एनर्जी उसके पास थी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये निगेटिव आएगा, क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट विल बी माइनस फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो माइनस का माइनस, यम एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, या फिर ऐसे करेंगे, चलो माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू यस। तो अब देख लो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यस। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो नाउ तो as की जगह क्या रखेंगे, as की जगह क्या रखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 2 को इधर शिफ्ट कर लो, as की जगह रखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ओके, सो दिस as विल बी रिप्लेस बाय v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का माइनस m का m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। as के जगह क्या रखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। बट नोट दैट v इज जीरो है, v इज जीरो है, तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस यम इंटू माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो माइनस माइनस कैंसल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यम इंटू यू स्क्वायर। यू रहने दो, v रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, 1/2 मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, उसके अंदर पूछा जाए कि कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या करोगे, उस पर फोर्स लगाओगे, उसको कंप्लीटली स्टॉप करोगे। तो फोर्स लगा के उसको कंप्लीटली स्टॉप करने में जितनी भी वर्क डन आपने किया, जितना भी वर्क डन आपने किया, so that work done is nothing but the kinetic energy of that body, and we have already proven that the kinetic energy is 1/2 mass into square of speed. Okay, now अब एक चीज समझो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। मान लो एक व्हीकल है, कोई गाड़ी है, इसके अंदर ये ऑब्जर्वर हमारा ए है एंड बॉडी है इसके अंदर, ये सपोज मान लो टेबल पे रखी हुई है ऐसी, इसका मास कितना है m। ओके, और एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर ग्राउंड पर रुका हुआ है ऐसे, दिस इज माई ऑब्जर्वर b। अब ये जो गाड़ी है ये v स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो जब इस ऑब्जर्वर ने इस बॉडी को देखा तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, मतलब ये बॉडी भी आगे बढ़ रही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। सो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू b, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू 1/2, इसका मास कितना m, और ये ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, ये बॉडी आगे बढ़ रही है v स्पीड से, तो v का स्क्वायर। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। नाउ व्हाट अबाउट दिस ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर जब इस बॉडी को देखेगा तो ऑब्जर्वर भी अंदर है, बॉडी भी अंदर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर दिस बॉडी इज नॉट मूविंग। गाड़ी के अंदर है ना भाई, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर दिस बॉडी इज नॉट मूविंग। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ दिस बॉडी इज 0। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 1/2 m इंटू 0 स्क्वायर, दैट विल बी 0। तो अगर आप बॉडी के फ्रेम में चले जाओगे तो ए की काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी लगेगी, 0। अगर आप बाहर आ जाओगे तो कितनी लगेगी, 1/2 mv स्क्वायर। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv स्क्वायर, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। मतलब डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाने पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कर लो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ओके, चलो इतनी चीजें हो गई खत्म। अब फिर से वही चीज याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके डायमेंशन भी क्या होंगे, m1 l2 t टू द पावर -2। जो वर्क के डायमेंशन होंगे वो सभी टाइप के एनर्जी के डायमेंशन होंगे, बिकॉज वर्क और एनर्जी का यूनिट कैसे होता है, सेम होता है।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के क्लाइमेक्स पे, जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये थ्योरम किस लिए बना सर? अब देखो, कहीं पर भी अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको फोर्स पता होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट पता होना जरूरी है और एंगल पता होना जरूरी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। मान लो कोई एक सिचुएशन दी गई है जिसमें ना ही फोर्स दिया हुआ है, कई बार डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया होता, तब वर्क कैसे पता करेंगे? तो तब वर्क पता करने के लिए हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम तो क्या बोलता है ये थ्योरम? ये थ्योरम का कहना है कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्स। अब फोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? इट मे बी कंजर्वेटिव फोर्स, इट मे बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट मे बी एक्सटर्नल फोर्स, इट मे बी इंटरनल फोर्स, या और कुछ रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कहना है वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्स, ऑल टाइप ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको प्रूफ करेंगे, डोंट वरी। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्स, ऑल टाइप ऑफ फोर्स, ऑल टाइप ऑफ फोर्स में क्या क्या आएंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा याद रखें, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस की वजह से जो वर्क होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब सेंट्रल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। कई बॉडी में क्या होता है, इंटरनली कुछ फोर्स प्रोड्यूस होता है, जैसे टेंशन इज इंटरनल फोर्स। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होना एक इंटरनल फोर्स है, और बाहर से हम जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स रहने दो, नॉन कंजर्वेटिव रहने दो, एक्सटर्नल रहने दो, इंटरनल रहने दो, ये सब का एडिशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी किधर? तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के जगह क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक आप ये कंसीडर करो कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम में नो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आगे आपको पता लगेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वो पढ़ेंगे आप, ज्यादा टेंशन मत लो। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, नहीं है, ऐसा कंसीडर करके चलो। तो क्या बोल रहा है थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब कई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल ये कंसेप्ट से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ फोर्स में क्या क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ओके, अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ। अब इसके दो प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। नंबर 1, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। ये तो बहुत सिंपल प्रूफ हो, फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मान लो एक बॉडी है जिसकी स्पीड है u। अब इस पे मैंने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया F, तो ये बॉडी मूव हुई S डिस्प्लेसमेंट से और यहाँ तक आ गई बॉडी, और यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़कर हो गई v। फोर्स कितना लगाया? F, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, डिस्प्लेसमेंट कितना किया? S। तो मेरे पास एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करना है, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके प्रूफ दो तरीकों से हम लेने वाले हैं। एक, पहले तो हमने क्या किया, फोर्स को कांस्टेंट मान लिया। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो ये क्या प्रूफ होता है, क्या देखेंगे। तो इस पे फोर्स लगाया F, इसका मास कितना है m, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो s डिस्टेंस तक हमने फोर्स लगाया, इसकी स्पीड हो गई v। तो हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो प्लस u स्क्वायर इधर आके माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो ये 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू s। ओके, अब दोनों साइड पे क्या करो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 m
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू MAS। तो इसको एक्सपांड करो, क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह आप फोर्स रख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1/2 mv स्क्वायर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस 1/2 mu स्क्वायर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, वर्क। तो सिंपली वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ई, खत्म। बहुत सिंपल सा प्रूफ था, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हो गया। W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ओके, अब मान लेते हैं आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करोगे। सपोज आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, केस 2 ले लेंगे यहां पर। केस 2, इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एक्स। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सो फोर्स की जगह क्या रखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स। फोर्स की जगह क्या रखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स। ओके, अब W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मास, एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो a की जगह क्या रखूंगा मैं, dv बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे, मास का मास लिखेंगे, ओके, और dv का dv लिखेंगे, इंटू ये dx बाई dt करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो dx बाई dt क्या होता है, v, क्या होता है, v। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mv इंटू dv, mv इंटू dv। तो स्पीड के जो लिमिट है, इनिशियल स्पीड कितनी है u, फाइनल स्पीड कितनी है v, तो इनिशियल स्पीड u से लेके फाइनल स्पीड v तक। अब फोर्स लगाने की वजह से मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, स्पीड चेंज होगी। तो जो कांस्टेंट है उसको उठाकर बाहर ले लेंगे, तो W इज इक्वल टू m बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, v इंटू dv, कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक। तो मुझे बताओ x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो v इंटू dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m का m, v स्क्वायर बाय 2, कहाँ से लेकर कहाँ तक, u से लेकर v तक। ओके, तो ये 2 को बाहर शिफ्ट कर दो, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m का m। ये कैसे सॉल्व करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो यहां से हमने क्या सीखा, भले ही आपका फोर्स कांस्टेंट मान लो या वेरिएबल मान लो, वेरिएबल होगा तो वर्क डन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, और कांस्टेंट के टाइम पे हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया। तो दोनों सिचुएशन में ये प्रूफ हो रहा है कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे। लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर। वो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैंने आपको बताया, ये चीज़ मैंने बताई आपको, कोई बॉडी अगर किसी गाड़ी के अंदर रखकर हम उसको मूव करवा रहे हैं, तो आदमी जो रास्ते पे ठहरा है उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी फील होगी 1/2 mv स्क्वायर, v स्पीड ऑफ दैट व्हीकल। लेकिन अगर दूसरा ऑब्जर्वर उस बॉडी के साइड में उस व्हीकल के अंदर ही बैठा है, तो उसको लगेगा कि बॉडी रेस्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है कांस्टेंट फोर्स के लिए, एज वेल एज फोर्स चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड ओनली, एज वेल एज फोर्स चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तभी काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तभी भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं तभी भी ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन पॉजिटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव के लिए ये बड़ा होना चाहिए ना। और अगर आपका वर्क निगेटिव है मतलब ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा,
मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क निगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें समझ लो। और एक चीज समझ लो, काइनेटिक एनर्जी के अंदर दो टर्म है, 1/2 mv²। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी हो सकती है, लेकिन उसका स्क्वायर है ना, इसलिए ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इतनी चीजें समझ लो। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा, क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 0.8 किलोग्राम। एक बॉडी है जिसके पास मास कितना है, 0.8 किलोग्राम। ठीक है, तो एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 0.8 किलोग्राम। ओके, इनिशियल वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी है 3i माइनस 4j मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -6j प्लस 2k मीटर पर सेकंड। तो फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई पूछा है। तो आपको एक चीज आनी चाहिए, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ax कैप वेक्टर i प्लस ay कैप वेक्टर j az कैप वेक्टर k, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो जाइए पहले स्केलर वेक्टर अच्छे से सीखिए, तभी यहाँ पर आइए, नहीं तो ये चैप्टर को देखने का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे vi इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 मीटर पर सेकंड। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी के अंदर v स्क्वायर का टर्म है ना, तो अल्टीमेटली वो प्लस ही हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस 36, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। कोई टेंशन नहीं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। तो ये 1/2 m कॉमन निकल गया, vf स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी मतलब रूट 40 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2, मास कितना है बेटा, मास है 0.8 इंटू रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 40 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 2 1 2 2 0 0 2 4 8, तो 0.4 इंटू 40 में से 25 के कितने बचते हैं, 25 में से गए तो 15 चौक 60, 0.1 के बाद तो आंसर आएगा 6 जूल विच इज 102% करेक्ट। 6 जूल विल बी योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर का नॉलेज चेक कर रहे हैं आपका कि वेक्टर गिवन है ax i ay j az k, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में स्पीड दी जाए, वेलोसिटी दी जाए, स्पीड तो स्केलर होती है ना भाई, वेक्टर फॉर्म में अगर वेलोसिटी दी जाए तो उसका मैग्नीट्यूड आपको पहले पता करना होगा, उसके बाद फिर आप क्या करना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, तो 2 से पहले क्या 1 3 सॉल्व कर लेंगे, चलो ठीक है 3 को सॉल्व कर लेंगे, स्पेस ही स्पेस हो जाएगा, आराम से सॉल्व करेंगे, फिर 2 को, फिर आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू थ्राइस द मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू थ्राइस द मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p। तो फाइंड द वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, ये 3 का 3, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास से मास कैंसिल, एक वेलोसिटी कैंसिल, ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट विल बी 6 यूनिट। वाई यूनिट, बिकॉज नथिंग इज एक्सप्लेन अबाउट द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो 6 यूनिट विल बी माई आंसर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आपको यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम का इंपॉर्टेंस पता लगेगा। देखो, अ बुलेट ऑफ मास 10 किलोग्राम, सॉरी 10 ग्राम, 10 किलोग्राम की बुलेट मतलब आदमी तो देख के ही मर जाएगा, उसको लगने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसका जो मास है बुलेट का, ये है 10 ग्राम, किलोग्राम में कर लोगे, चलो ठीक है।
10 divided by 1000 किलोग्राम, सो दैट विल बी 0.01 किलोग्राम। समझते हो ना, 10 to the power -2 मतलब 0.01 किलोग्राम। विथ फायर विथ वेलोसिटी, तो यहाँ से इसको जब हमने फायर किया तो इसकी स्पीड थी 800 मीटर पर सेकंड। ओके, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू 1 मीटर थिक वॉल ऑफ मड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कीचड़ का, मड का, मिट्टी की ऐसी दीवार है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 1 मीटर थिक है। ओके, ये बुलेट आई यहाँ पर टकराई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पे कोई फोर्स ने काम किया, कुछ नहीं। जैसे ही ये मिट्टी के दीवार में घुसना शुरू हुई, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगा, उसको बोलेंगे रेजिस्टिव फोर्स, वो उसको घुसने नहीं देगा। लेकिन इतनी हाई स्पीड होने के कारण फिर भी ये बुलेट उसके अंदर घुस गई और यहाँ तक पहुंची। तो जब ये बाहर निकली तो इसकी फाइनल स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड। ओके, कहाँ से 800 से इंटर की और 100 से बाहर निकली। डिक्रीज बाय 100 बोलता तो 700 हो जाता है, लेकिन क्या बोला, डिक्रीज टू, वहां तक पहुंची 100 मीटर पर सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू द थिक वॉल ऑफ 1 मीटर। फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स। तो इसने कितना काम किया ये पूछा है आपसे। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई उतना ही ये काम करेगा। ओके, तो सॉरी, फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिव फोर्स पूछा है ऑफर्ड बाय द मड वॉल। तो वेरी सिंपल, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन से फोर्स ने वर्क किया? एक ही तो फोर्स है ना भाई, यही अपोज कर रहा है, बाकी तो कोई फोर्स उस पे एक्ट नहीं हो रहे। क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, वो आगे बढ़ रहा है, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्क काम कर रहा है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स RF। रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस u²। क्या दीवार में घुसने की वजह से बंदूक की गोली का वजन कम ज्यादा होगा, सॉरी मास कम ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं। ओके, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u²। तो रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया? फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो -F इंटू S, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 m कितना है 0.01 किलोग्राम इंटू v²। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 100 का स्क्वायर माइनस 800 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -F का -F, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, फोर्स पूछा है ना हमसे, इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू 0.01 इंटू 100 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 और 800 का स्क्वायर 800 इंटू 800। तो एक सिंपल सी चीज कर लेना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना। इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 0 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा माइनस ऑफ F इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 100 माइनस 88 64 6400। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 100 में से ये गया -6300/2, ये माइनस F, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 5 10 0 3150। तो रेजिस्टिव फोर्स कितना है 3150 न्यूटन, 3150 न्यूटन। परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है, सिंपल। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है एंड दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मड वॉल। तो वो हमने यूज किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो न्यूमेरिकल्स, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल नंबर 4। A particle of mass m moves with velocity v is equal to a under root of x, where a is constant और x क्या है, तो velocity is a function of displacement. Okay, find the total work done by all type of force during displacement from x is equal to 0 to x is equal to d. कोई टेंशन नहीं। तो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसमें से 1/2 m को ले लेंगे हम कॉमन, तो vf² माइनस vi²। तो ये 1/2 m का m, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कब कैलकुलेट करेंगे आप, x इज इक्वल टू d पर,
तो वेलोसिटी एट डिस्टेंस d का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट डिस्टेंस 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन है v इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ x, इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो v 0 मिल जाएगा, और इसमें अगर x इज इक्वल टू d रखेंगे तो v d मिल जाएगा। वेलोसिटी एट दैट डिस्टेंस, वेलोसिटी एट डिस्टेंस 0। तो a इंटू एक्स के जगह 0 रखोगे तो अंडर रूट ऑफ 0 दैट विल बी 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इंटू इन्फिनिटी 0, और a का a अंडर रूट ऑफ x, तो अंडर रूट ऑफ d, दिस विल बी माय v इंटू this will be my a into under root of d. So this is my vd and this is my v0. Now I have to just put these values in this equation and I will get the answer 1 by 2 m in bracket vd square, इसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल इंटू d माइनस v0 कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 by 2 m d a स्क्वायर, 1 by 2 m d a स्क्वायर, 1 by 2 m a स्क्वायर d या m d a स्क्वायर। सो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। तो समझ में आया आपको क्या था? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस 0 था, फाइनल डिस्टेंस d था। तो इनिशियल स्पीड हमने डिटरमाइन कर ली बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0, दिस इज माय इनिशियल स्पीड, और हमने स्पीड डिटरमाइन की एट डिस्टेंस d, वो आ गई vd, उसके लिए हमने क्या किया x के जगह d रख दिया, तो a इंटू अंडर रूट ऑफ d, दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी, दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी। ये सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम में पुट किया और आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 है उसको भी सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझो। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आपको कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमनली यूज्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। तो ये सरफेस है, ठीक है, ये एक टावर है हमारे पास लाइक दिस। ओके, अब इस टावर से क्या किया हमने, एक बॉडी को रिलीज किया। ओके, ये पर्सन है, ये पर्सन ने क्या किया, बॉडी को यहाँ से रिलीज किया नीचे। तो जब रिलीज करेगा तो इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 0। इसका मास कितना है, इसका मास है 10 किलोग्राम, समझो। विच एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब ये नीचे आ रही है, तो ये बॉडी को स्पीड मिल गई v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, आफ्टर फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस जाने के बाद, ये डिस्टेंस है 20 मीटर जाने के बाद इसको इतनी स्पीड मिल गई। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स। अब जब ये बॉडी नीचे आ रही होगी, इस पे दो फोर्स एक्ट करेंगे। पहले तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और दूसरा जो ड्रैग फोर्स जिसको बोलेंगे एयर रेजिस्टेंस, जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। कोई बॉडी को अगर हम नीचे छोड़ेंगे तो उसके हवा उसको अपोज करेगी, उसके मोशन को अपोज करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज ड्रैग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स। ड्रैग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, हमें ड्रैग फोर्स पता करना है, Fd इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो वर्क डन बाय all force is equal to change in kinetic energy। ओके, तो कितने फोर्स है यहाँ पर, दो फोर्स है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी दो फोर्स है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1 by 2 m इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स हमें पता करना है 1 by 2 m इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो Fg क्या होगा, m इंटू g इंटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस, वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 1 by 2, इसका मास कितना है, मास है 10 इन ब्रैकेट v स्क्वायर, v कितना है 10 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। बॉडी को रिलीज किया ना हमने, तो इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मास कितना है 10 इंटू g की वैल्यू 10 लेना होगा डेफिनेटली, g की वैल्यू 10, मास कितना है 10, g की वैल्यू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 मीटर प्लस वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 100 माइनस 0 इज 100 इंटू 500। ओके, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2000, बराबर ना, 2000 प्लस WD इज इक्वल टू 500, ये प्लस इधर जाके माइनस, सो WD विल बी
500 माइनस 2000 दैट विल बी माइनस 1500 जूल। अब वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स आया माइनस 155 जूल। तो माइनस क्यों आया? बिकॉज ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए ड्रैग फोर्स कैसे आया? निगेटिव आया। कैसे आया? निगेटिव आया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी के प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं और वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नंबर 6। वैसे 10 से ज्यादा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं बोर्ड पे का आखिरी बोर्ड में, और वीडियो होगा डेफिनेटली। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, मास कितना है? 1 किलोग्राम है। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ मतलब नो फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी 0, फ्रिक्शन नहीं होगा। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, तो डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज t³/3, x in meter, t is in second, सब SI सिस्टम है। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर फर्स्ट 1 सेकंड, पहले 1 सेकंड के लिए। तो इनिशियल टाइम क्या होगा? 0, फाइनल टाइम क्या होगा? 1 सेकंड। तो 0 से लेकर 1 सेकंड तक हमें क्या डिटरमाइन करना है? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? तो डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन है, तो हम स्पीड पता करेंगे। v इज इक्वल टू dx/dt। सो v इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या हो जाएगा? 1/3 कांस्टेंट है, सामने ले लो। t³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3t², बिकॉज x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx रेस टू n माइनस 1। d/dx ऑफ x रेस टू n क्या होता है? nx रेस टू n माइनस 1। तो 3 कैंसिल, v विल बी t³, v विल बी t³। तो इनिशियल टाइम 0 है, तो इनिशियल स्पीड u क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? टाइम 0 रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो t², सॉरी 3t²। t³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3t², 3t रेस टू 3 माइनस 1 मतलब 3t²। तो 3 कैंसिल, t²। तो इनिशियल स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। फाइनल स्पीड के लिए टाइम की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1। ओके, सिंपल। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v² माइनस 1/2 m u²। u 0 है, मतलब ये तो निकल जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। तो 1/2 m v², सो 1/2 इंटू m, मास कितना है बेटा? मास गिवन होगा, मास 1 किलोग्राम इंटू v²। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? जब टाइम 1 था तो v थी 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट विल बी 0.5, और वर्क का यूनिट होता है जूल, विच इज 100% करेक्ट। ठीक है, पॉज करके आराम से लिख लो इसको। आइए अब ये न्यूमेरिकल्स करते हैं 7, 8, 9 एंड 10। लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है? 5 किलोग्राम बॉल व्हेन फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। काफी इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। तो एक बॉल यहाँ से हमने रिलीज किया, तो जब रिलीज किया तो इसकी इनिशियल स्पीड थी 0। रिलीज में इनिशियल स्पीड क्या होती है? 0। अब ये बॉल धीरे धीरे नीचे आने लगा और फाइनली यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो डिस्टेंस है 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तो जब ये नीचे आ रहा था तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा था नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था नीचे की तरफ। लेकिन एक और फोर्स काम कर रहा था जो कि इसको अपोज कर रहा था, दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। इसको बोलेंगे EFR, या कई बार इसको ड्रैग फोर्स भी बोला जाता है। तो ये ड्रैग फोर्स इस मोशन को अपोज कर रहा था, इसको ऊपर ढकेल रहा था। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? इस ड्रैग फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये पता करना है। तो इसका मास कितना है? इसका मास है 5 किलोग्राम। कितना है? 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर एक ही चीज आप यूज कर सकते हो, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ आने के बाद इसकी स्पीड जो थी वो कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल से मैं इक्वेशन लिखूंगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो यहाँ पर कितने फोर्स है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा रेजिस्टिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। बहुत सिंपल है, 1/2 m u²। u कितना है? 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। वी हैव टू फाइंड आउट दिस क्वांटिटी, वर्क डन बाय रेजिस्टिव
रेजिस्टिव फोर्स, तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स और एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv² माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसकी वैल्यू प्लस ही आएगी, ये माइनस तो फॉर्मूला की वजह से आ गया है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मास कितना है 5 किलोग्राम इनटू v², फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s, ओके। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 0, तो 55 जा 250, कितना हो जाएगा 250, माइनस m कितना है 5, g कितना है 10, और यस कितना है बेटा, यस है 20, कितना है 20, तो 205 जा 1000, तो 250 माइनस 1000, मतलब ये कितना हो जाएगा -750 जूल। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज -750 जूल। अब यहां से आप एक चीज वेरीफाई करो, जो रेजिस्टिव फोर्स था ऊपर की तरफ था और डिस्प्लेसमेंट नीचे था, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, तो डेफिनेटली वर्क डन कैसे आएगा, निगेटिव आएगा, जो आंसर 100% करेक्ट है। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू -750 जूल, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, अ बॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल। चलो इसको आखिरी में सॉल्व करेंगे, पहले 9 और 10 को खत्म कर दें ताकि स्पेस हो जाए, और इसको बहुत डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 8, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। पहले आइए इसको समझते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%, तो 300% से हमने इसको बढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 300% बढ़ाया, मतलब इनिशियल कितना था 100, इसमें 300% हमने बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 100 प्लस 300 से बढ़ाया ना, तो इनिशियली 100 था, उसमें 300 ऐड कर दिया, तो K2 काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 400% K1, तो K2 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू K1, 20 कैंसिल, बिकॉज परसेंट होगा तो 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो K2 इज इक्वल टू 4 K1 आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइंड द इंक्रीज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में क्या इंक्रीज हुआ ये हमें पता करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², तो मैं क्या करता हूं, इसको मास से मल्टीप्लाई करता हूं, मास से डिवाइड करता हूं, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/2 m² v²/m, तो इसको ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² डिवाइडेड बाय m। नाउ दिस टाइम व्हाट इज mv इज इक्वल टू p, दैट इज लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी k विल बी इक्वल टू 1/2 p²/m, तो यहाँ का 1/2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, ओके। सो K2/K1 इज इक्वल टू P2/P1 होल स्क्वायर, सिंपल सा है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, तो K2/K1 इज इक्वल टू P2/P1 होल स्क्वायर, तो K2 के जगह क्या रखेंगे 4K1 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू P2/P1 होल स्क्वायर, तो K1 कैंसल, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो P2/P1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट फाइनल मोमेंटम इज ट्वाइस द इनिशियल मोमेंटम। तो हमें क्या पता करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो परसेंटेज इंक्रीज इन P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100, ये पता करना पड़ेगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100, मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम इंटू 100, ये पता करना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज। तो चेंज इन मोमेंटम P2 के जगह क्या रखेंगे 2P1, तो 2P1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100, 2P1 में से P1 क्या बचेगा, P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100, ये आंसर आएगा परसेंट में, P1 कैंसल, सो मोमेंटम विल इंक्रीज बाय 100%, मोमेंटम विल इंक्रीज बाय 100%, ठीक है। तो परसेंटेज कैसा निकालते हो आप,
इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 और परसेंटेज डिक्रीज होगा तो डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। ओके, तो सिंपली हमने ये भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 10। 8 वाला तो क्लाइमेक्स वाला इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है। लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 10। क्या बोल रहा है देखो, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाय 50%, मतलब जो P2 है वो 50% से बढ़ गया, मतलब 100% प्लस 50%। ओके, 50 से बढ़ गया मतलब 100 था उसमें 50 ऐड हो गया, इज इक्वल टू P1, ये परसेंटेज में आया। तो P2 इज इक्वल टू 150% ऑफ P1, तो P2 विल बी 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P1। ये 0 0 कैंसिल, ये पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया, तो P2 इज इक्वल टू 1.5 P1। P2 इज इक्वल टू 1.5 P1, सिंपल। तो आपको क्या पता करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो अभी अभी हमने डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², तो m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m² v² डिवाइडेड बाय m। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv होल² डिवाइडेड बाय m, k इज इक्वल टू 1/2 p² डिवाइडेड बाय m। ओके, तो 1/2 कांस्टेंट और m कांस्टेंट, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k। Very simple steps are there. Okay, so there will be P2 by P1 is equal to under root of K2 by K1. Okay, या फिर स्क्वायर का यूज करेंगे ना, हमें रिलेशन किसका दिया है, P1 P2 का दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये रख दो, P2 की जगह क्या रखो, 1.5 P1 डिवाइडेड बाय P1 अंडर रूट ऑफ K2 बाय K1, तो P1 कैंसिल, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, K2 बाय K1 इज इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, तो K2 बाय K1 आ गया 2.25, तो K2 विल बी 2.25 K1। सो परसेंटेज इंक्रीज in kinetic energy is equal to increase in kinetic energy divided by original kinetic energy into 100। तो increase कैसा आएगा, K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय K1 into 100, तो K2 की जगह क्या रख सकते हो, 2.25 K1 माइनस K1 डिवाइडेड बाय K1 into 100, तो 2.25 में से 1 गया, कितना आता है 1.25 K1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू 100, K1 कैंसल, 125% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। ओके, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 8 न्यूमेरिकल नंबर 8, तो थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल, लेंदी से ज़्यादा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, बहुत आराम से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, मान लो कोई बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, समझना, कोई बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है जो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, इस पे अगर ये बॉडी रखी हुई है ऐसे, तो इसका जो वेट एक्ट होगा नीचे की तरफ वो होगा mg। ओके, तो अब इसको दो कंपोनेंट में अगर डिवाइड करेंगे तो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये टोटल 90 है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, तो mg का ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वेट अगर mg नीचे एक्ट हो रहा है तो उसका इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब समझो, अ बॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड अप
and inclined plane from its foot with a speed of 20 मीटर पर सेकंड as shown in figure. ओके, तो फिगर तो यहाँ पर दी नहीं है, फिगर मैं आपको बता देता हूँ, मुझे याद है फिगर। तो ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि 37 डिग्री दिया हुआ है, मुझे याद है 37 डिग्री से इंक्लाइंड है। ओके, और एक वहाँ पर 10 किलोग्राम का बॉक्स है। दिस इज माई बॉक्स ऑफ 10 किलोग्राम। ओके, इसका मास जो है, इसका मास है 10 किलोग्राम। ओके, 10 किलोग्राम का बॉक्स है, इंक्लाइंड फ्रॉम इट्स फुट विथ इट्स स्पीड 20 मीटर। इसको ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया, कितने स्पीड से? इनिशियल स्पीड इसके 20 मीटर पर सेकंड। ओके, एज शोन इन फिगर, inclined plane from its foot with a speed 20 meter per second as shown in figure. Coefficient of friction mu between the box and plane is, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस और इस प्लेन के बीच में वो है 0.5। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप्स फॉर फर्स्ट टाइम। अब बिफोर इट स्टॉप फॉर फर्स्ट टाइम ऐसे क्यों बोला? मान लो इस प्लेन के ऊपर मैंने बॉक्स को ऐसे पुश किया, ऊपर ढकला, तो ऊपर जाएगा। जब मैंने इसको पुश किया ऊपर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगेगा तो फ्रिक्शन के अंदर उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, धीरे धीरे एनर्जी कम होगी। ओके, तो इनिशियली बॉक्स हमारा पोजीशन 1 पे था। दिस इज माय पोजीशन 1 ऑफ द बॉक्स। इसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर पुश किया। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट वर्क करने लगेगा और वो उसके वर्क को खा लेगा, और यहाँ पर आने के बाद उसकी स्पीड पहली बार 0 हो जाएगी। मान लो यहाँ पर आके उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। पोजीशन नंबर 2 पे उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? मान लेते हैं इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है x। कितना है? x डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो पहली बार स्टॉप हुआ, ऐसे क्यों बोला? जैसे क्यों? इसलिए बोला क्योंकि ऊपर जाने के बाद ये कुछ देर रुकेगा और बिकॉज ऑफ वेट वो नीचे भी आ सकता है। तो जब पहली बार यहाँ पर रुकेगा तो ये डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, अब इसका जो फोर्स के सारी कंपोनेंट इसके हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ इस पे जो फोर्स एक्ट होगा दैट फोर्स विल बी अप्लाइड फोर्स F, और पीछे की तरफ जो फोर्स काम करेगा दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स FF, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब इधर जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी mg sin 37। ये एनालॉजी देखो, सॉरी mg cos, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? mg cos 37, mg cos 37। और इधर कौन सा फोर्स काम करेगा? इधर फोर्स काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। अब इधर एक तो फ्रिक्शनल फोर्स आया और दूसरा फोर्स कौन सा होगा? इधर होगा mg sin 37 डिग्री, mg sin 37 डिग्री। ठीक है, तो ये जो वेट था इसका जो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है mg, इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम। ये कंपोनेंट आएगा mg cos 37, ये कंपोनेंट आएगा mg sin 37, mg cos थीटा, mg sin थीटा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम इस फिगर को देख के ये बता सकते हैं कि अब देखो ये जो बॉडी है ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, सिर्फ ऐसे मूवमेंट कर रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ n इज इक्वल टू mg cos 37, बराबर। n इज इक्वल टू mg cos 37। तो फिर n, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू n, दैट विल बी म्यू mg cos 37। ये हो गया मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज माई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और दूसरी चीज यहाँ पर जो होगा, जो अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है, तो ये जो अप्लाइड फोर्स होगा F विल बी इक्वल टू mg sin 37, F विल बी इक्वल टू mg sin 37 डिग्री। ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हो गया, और एक फोर्स जो काम कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ F को। तो ये चीज़ याद रखो, इसको हमने ऊपर ढकला तो ये क्या होगा? mg sin 37, ये एक फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर वेट का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो वेट का ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा है और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वर्क डन बाय
फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दोनों का एंगल कितना 180 डिग्री, तो ये वर्क भी निगेटिव आएगा और ये भी फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो इस फोर्स के लिए भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो ये दोनों वर्क निगेटिव होंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट x, और ये निगेटिव आएगा। और mg साइन 37 का वर्क डन कितना आएगा, ये mg साइन 37 इधर है, तो माइनस mg साइन 37 डिग्री इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है x इज इक्वल टू kf माइनस ki, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, बिकॉज वो वहां पर जाके रुक रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ कितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg cos 37 डिग्री प्लस म्यू mg cos 37 डिग्री इंटू एक्स प्लस mg साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक कितनी एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 mu स्क्वायर। ओके, सो क्या पता करना है आपको, x पता करना है, तो यहाँ पर भी x आएगा ना, क्यों x आएगा, बिकॉज ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 1/2 mu स्क्वायर, तो दिस m एंड दिस m गेट कैंसल, तो म्यू कितना है, म्यू है 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 37, अब कॉस 37 के लिए ये ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, 5 3 4, ये एंगल 53 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री, तो कॉस 37 एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स आपको पता करना है, जी की वैल्यू फिर से 10 इंटू साइन 37 फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू स्क्वायर, यू कितना है 20 का स्क्वायर 400, कितना 400। ओके, 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना होगा 4x। ओके, 4x प्लस ये क्या होगा 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 6x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 0, तो ये होगा 200, 6 और 4 कितने 10x इज इक्वल टू 200, ये 0 0 कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 20 मीटर, x विल बी इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एफ वगैरह आप मत लगाना, सिंपल सी चीज़ है। क्या यहाँ पर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दो, एक तो वेट का ये वाला कंपोनेंट mg sin 37 और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एंड वर्क डन बाय दिस कंपोनेंट ऑफ वेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम से आप आसानी से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर करते खत्म, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।